बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारी आज की डिस्कशन जो है जिस टॉपिक के बारे में है, इसका नाम है क्रोनी पेनी मॉडल। ये बुनियादी तौर पे जो हमारा लास्ट टॉपिक था ब्लॉक थ्योरम, उसी की ही अपग्रेडेशन है, उसी की मॉडिफिकेशन है, किसी हद तक आप कह सकते हैं। उसी को अपग्रेड करके उससे फर्दर जो है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई है। ये इसमें चूँकि कैलकुलेशन भी शामिल है, तो इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका पहला हिस्सा जो है वो हमने आज कवर करना है। इसका बाकी का जो हिस्सा है, आज का हिस्सा ज़्यादातर कैलकुलेशन पे बेस है, और जो कल का हमारा इसका पार्ट होगा वो ज़्यादातर इसके एनालिसिस के ऊपर बेस करेगा, इसके रिजल्ट्स पे। तो आज हमने इसके कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है उसको कवर करना है। पहले हमने इसका इंट्रो देखना है कि बुनियादी तौर पे क्रोनी पेनी मॉडल क्या चीज़ है, क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें, किस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और कल जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम इसके रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे, कैलकुलेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और इसके अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इसका जो कैलकुलेशन का पार्ट है उसको परफॉर्म करेंगे। इंट्रोडक्शन में जब हम जाते हैं तो क्रोनी पेनी मॉडल एक सिंपल मॉडल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, जो एग्जिस्टेंस ऑफ बैंड स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर जो है उसको प्रेजेंट करता है, उसको इंडिकेट करता है कि वाकई ही क्रिस्टल्स के अंदर या क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, एनर्जी बैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ऐसा मॉडल है जो क्लियरली इंडिकेट कर देगा, साफ दिखा देगा हमें कि वाकई ही एनर्जी बैंड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक मॉडल है बुनियादी तौर पे। किस चीज़ का मॉडल है, इस पर जाएं तो हम गौर करेंगे कि ये एक्चुअली पीरियाडिक पोटेंशियल का मॉडल है, जिसका जिक्र आपको ब्लॉक थ्योरम में नज़र आता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आयन कोर्स की वजह से पोटेंशियल है वो पीरियाडिक होती है। ये कंसेप्ट बुनियादी तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया था ब्लॉक थ्योरम ने। तो उसी कंसेप्ट को जो है मॉडिफाई किया गया, और उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुई, किसने मॉडिफिकेशन की। तो ये मॉडल बुनियादी तौर पे फार्मूलेट किया गया 1930 में। काइंडली अपने माइक्स बंद कर दें। 1930 में R.D.L. क्रोनी और W.G. पेनी ने ये मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्हीं दोनों के नेम्स की वजह से इसको क्रोनी पेनी मॉडल कहते हैं। क्रोनी पेनी मॉडल बुनियादी तौर पर मॉडल करता है पीरियाडिक पोटेंशियल को। ब्लॉक थ्योरम में ये था कि पोटेंशियल का बताया तो गया था कि पीरियाडिक पोटेंशियल है, लेकिन उसकी शेप पे, उसके डिज़ाइन पे और उसकी पीरियाडिसिटी पे कोई बात नहीं की गई थी कि किस तरह की एक्चुअली होगी पोटेंशियल। एक आइडिया था कि आयन कोर्स के ऊपर जो है वो मिनिमम होगी पोटेंशियल की वैल्यू, और उनके दरमियान का जो रीजन है उसमें जो है पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होगी। क्रोनी पेनी का जो मॉडल है, इसने बुनियादी तौर पे उस पोटेंशियल को प्रॉपरली डिफाइन किया कि एक्चुअली वो पोटेंशियल कैसी होगी। ठीक है। सो जो वन डायमेंशनल केस से जो है स्टार्ट करते हैं मॉडल करने के लिए, वन डायमेंशनल केस लिया गया। तो वन डायमेंशनल पीरियाडिक पोटेंशियल इज सपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ अरेज ऑफ वन डायमेंशनल स्क्वायर वेव्स। तो इसने कहा कि है तो पीरियाडिक पोटेंशियली, लेकिन जिस तरह वह हमने साइनोसाइडल पोटेंशियल ड्रा की थी उस तरह की नहीं होती, बल्कि इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अरे ऑफ स्क्वायर वेल्स, वन डायमेंशनल स्क्वायर वेल्स, क्योंकि हम वन डायमेंशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है। सच दैट के एटम्स की पोजीशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये जगह है, मिनिमम पोटेंशियल का जो रीजन है वो ये है। ये मेरे आप कर्सर को अगर आप देख सकें तो ये एटॉमिक पोजीशन को इंडिकेट करेगी।
ओवर देयर, ये पोजीशन है, पॉजिटिव आयन कोर होंगी जहाँ पे, ये वो रीजन है। इमेज को नोट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आयन कोर का रीजन है। तो अब आप अगर इसको देखते हैं तो बहुत वाज़ेह है कि ये जो आपके पास रीजन है, ये पॉजिटिव आयन कोर जिसको मैंने इंडिकेट किया है, ये वो रीजन था जहाँ पोटेंशियल मिनिमम होती थी। लेकिन वो पोटेंशियल मिनिमम ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट पे थी। इस मॉडल के अंदर इंडिकेट किया गया कि उसकी विसिनिटी में, उसके करीब करीब पोटेंशियल तकरीबन मिनिमम होती है। और दोनों एटम्स के बिल्कुल सेंटर में एक आपको जो है वो हाइट नज़र आएगी, पोटेंशियल बैरियर नज़र आएगा उनके दरमियान में, जो कि एक नैरो बैरियर है जिसकी हाइट जो है वो V0 है। और यहाँ पे उसकी जो विड्थ है वो B के बराबर शो की है। इसकी विड्थ ऑफ द बैरियर जो है वो B के, ये है ना 0 से -B, सो इसकी विड्थ जो है वो B के बराबर बनेगी। तो तमाम एटम्स के केस में ऐसा ही है, हर दो एटम्स के दरमियान में आपको एक स्पाइक, एक स्टेप नज़र आएगा जिसे हम पोटेंशियल बैरियर कह सकते हैं, ठीक है। और बैरियर्स के दरमियान का जो रीजन होता है वो पोटेंशियल वेल है। सो ये रीजन 0 से A के दरमियान जो है ये पोटेंशियल वेल है, 0 से A के दरमियान जो है ये पोटेंशियल वेल है, और 0 और -B के दरमियान जो है ये बैरियर है। तो दो रीजन्स बनते हैं जिसमें आप एक वेव साइकिल को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा वेव साइकिल उसी तरह रिपीट होगा, ठीक है। सो ये मॉडल बुनियादी तौर पे शो करता है वन डायमेंशनल पीरियाडिक पोटेंशियल को, जो कि क्रोनी ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी कि पोटेंशियल इस तरह नहीं होती कि सारे रीजन में जो है वो आपको क्लासिकल वेरिएशन नज़र आएगी पोटेंशियल की, न्यूक्लियाई पे जाके वो मिनिमम होगी और उसके सेंटर में जाके मैक्सिमम होगी, बल्कि उसने कहा कि इन दी फॉर्म ऑफ स्टेप पोटेंशियल है, ठीक है। स्टेप किस फॉर्म के हैं? ये वन डायमेंशनल स्क्वायर वेल्स की एक सीरीज है, एक अरे है। तो इस पोटेंशियल को जहन में रख के आगे की कैलकुलेशन को जब परफॉर्म करेंगे तो वो हमें जो है वो इंडिकेट करेगी कि वाकई पीरियाडिक पोटेंशियल बैंड स्ट्रक्चर बनाती है। पीरियाडिक पोटेंशियल की वजह से बैंड स्ट्रक्चर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस पिक्चर को जहन में बिठा लें। इसमें आपने एक्स एक्सिस पे जो है वो आपके पास पोजीशन है, वाई एक्सिस पे आपने पोटेंशियल को ड्रा किया है, और ये बार बार उसकी वेरिएशन हो गई। ये देखें यहाँ हमने 3 साइकिल जो है वो ड्रा किए हैं इस पोटेंशियल के। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक बैरियर और एक वेल, राइट। ये देखिए, ये 2 हो गया और ये नेक्स्ट हो गया। सो अगर आप देखें, सो -B और पॉइंट ए जो है ये अपने अपने साइकिल के स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। तो अगर ब्लॉक थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें, अगर पीरियाडिसिटी के अकॉर्डिंग, तो पीरियाडिकली -B और ए ये इक्वल पॉइंट हैं, एक ही जैसे पॉइंट हैं, इनको एक ही तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो ये तो हो गया जी क्रोनी पेनी मॉडल का इंट्रोडक्शन, के बुनियादी तौर पे पोटेंशियल को किस तरह मॉडल किया जा सकता है, उसने किस तरह पोटेंशियल को डिफाइन किया है। अब जब पोटेंशियल को डिफाइन कर लिया है तो इसमें एक वेरिएशन के लिए आपको दो रीजन्स पे फोकस करना पड़ेगा। एक जो आपका बैरियर है 0 से -B तक, और दूसरा जो वेल है 0 से A तक, जहाँ जो है वो मिनिमम या ज़ीरो पोटेंशियल मौजूद है। पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं कि इससे हमने क्या कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे इस मॉडल के अंदर हालांकि हम कह रहे हैं कि ये वन डायमेंशनल है, लेकिन असल चीज़ जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर नज़र आएंगे वो इसकी डायमेंशन नहीं है, बल्कि इसकी पीरियाडिसिटी है, इसकी शेप है कि किस तरह की आपने पोटेंशियल बनाई है, वो इम्पोर्टेंट है। उसी की वजह से बैंड स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो हाँ, रीजन्स डिफाइन करते हैं इसमें। तो पहला रीजन जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो V0 है, पहला रीजन जहाँ पे पोटेंशियल V0 है, दैट इज फॉर विच x इज लेस आर इक्वल टू -B एंड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -B एंड लेस आर इक्वल टू 0।
ये पहला रीजन है जिसमें पोटेंशियल वी नॉट है, तो सो दिस इज अ बैरियर, ठीक है। और दूसरा रीजन जिसमें पोटेंशियल जो है वो जीरो के बराबर है, वो है 0 और a के दरमियान में, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a, ठीक है। एक ये रीजन, दिस इज आवर रीजन 1, दिस इज आवर रीजन 2, राइट। सो ये रीजन डिफाइन हो गए। तो फिगर से आप अगर पीरियडिसिटी को देखना चाहें तो द पोटेंशियल हैज अ पीरियड c इज इक्वल टू a प्लस बी। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक b, तो ये पूरा रीजन जो है ये c बनता है, c इज इक्वल टू a प्लस बी। जिस तरह एक वेव का पीरियड जो है वो उसकी पूरी लेंथ के, एक साइकिल की लेंथ के बराबर होता है ना, तो इस तरह अगर यहाँ पे भी एक साइकिल लिया जाए तो वो -b से शुरू होता है और a तक जाता है, ठीक है। तो -b से a तक की अगर आप टोटल विड्थ निकालना चाहें तो आपकी a प्लस बी होगी। सो a प्लस बी के बाद जो है ये साइकिल अपने आप को, ये पोटेंशियल अपने आप को रिपीट करती है, पोटेंशियल का साइकिल जो है अपने आप को रिपीट करता है। सो ये उसका पीरियड होगा c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इसके लिए इन दोनों रीजन्स के लिए अलग-अलग जो है वो पोटेंशियल लिखी जा सकती हैं। सो ये आपका जो रीजन है इसको हम 1 कह रहे हैं, 0 और a के दरमियान, जिसमें पोटेंशियल v जो है वो 0 के बराबर है, v ऑफ x जो है वो 0 के बराबर है। इस रीजन को की पहले इक्वेशन लिखिए, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ma ओवर एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इसमें v वाला पोर्शन जो है वो मौजूद नहीं है, v ऑफ x मौजूद नहीं है। लेकिन दूसरा अगर आपका बैरियर वाला रीजन जो है उसको लें तो बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन होगी, लेकिन ई के साथ जो है वो माइनस वी ऑफ एक्स भी होगा, और इस केस में वी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो वी नॉट के बराबर है। ये आपके सामने मौजूद, बाकी सारी इक्वेशन आप देखें एक ही जैसी है। अब यहाँ पे इसकी रेंज भी आप चेक कर सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन माइनस बी लेस देन 0। तो ये इस रीजन के लिए है, ठीक है। और ये इक्वेशन 1 जो है ये इस रीजन के लिए है जिसमें कांस्टेंट पोटेंशियल 0 मौजूद है। तो ये दो आपके पास जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस बनी हैं, दो डिफरेंट रीजन्स के लिए, इनके दो अलग-अलग सॉल्यूशन आएंगे। उन्हें सॉल्यूशंस के साथ डिफरेंट कैलकुलेशन करके हम बैंड स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस का अगर सोल्यूशन निकाला जाए तो दोनों आपके पास जो है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, और इनके दोनों के सोल्यूशन जो है वो कुछ इस तरह के आएंगे। दिस इज साई 1 ए एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अल्फा एक्स। ये करेक्शन करने, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है ए एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल आयोटा माइनस अल्फा एक्स, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया, और ये दूसरी का सोल्यूशन है साई 2, दूसरा वेव फंक्शन सी एक्सपोनेंशियल बीटा एक्स प्लस डी एक्सपोनेंशियल बीटा एक्स। ए बी सी डी ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये फाइंड आउट किए जा सकते हैं बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके, जिस तरह किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का बाउंड्री कंडीशन के जरिए सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है ये कुछ कांस्टेंट्स को इकट्ठा करके नाम दिया गया था इक्वेशंस में जब उसको सॉल्व किया था। तो अल्फा जो है ये 2m स्क्वायर रूट ओवर एच कट के बराबर है, और बीटा जो है ये 2m v0 माइनस ई स्क्वायर रूट ओवर एच के बराबर है, ठीक है। सो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू भी आगे हमारे काम आ सकती हैं, तो इनको भी हमने जहन में रखना है, ठीक है। तो ये रियल क्वांटिटीज हैं, इफ वी अज्यूम दैट फॉर द टाइम बीइंग ई इज लेस देन वी नॉट, अगर तो ई जो है वो लेस देन वी नॉट हो तो अल्फा और बीटा बहुत जो है ये रियल वैल्यू रखेंगे। तो ये सोल्यूशन आ गए। अब इक्वेशन 3 और 4 को आपने जो है वो कलेक्टिवली इस्तेमाल करना है, इन पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है, और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके आप इस तरफ जाएंगे किस तरह इन कोफिशिएंट से बी सी और डी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जा सकती हैं, राइट। तो उसके लिए अलग-अलग से बाउंड्री कंडीशन से आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस आएंगी, उनको हम सॉल्व करेंगे और उससे डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करेंगे। सो बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं आपके पास जी? पहली बाउंड्री कंडीशन तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों रीजन्स का,
एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 चूंकि दोनों रीजन्स के अंदर कॉमन है, शेयर हो रहा है, दोनों की बाउंड्री है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 साई 1 ऑफ एक्स और साई 2 ऑफ एक्स बराबर होंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, ये हमारा रीजन 1 और ये हमारा रीजन 2, रीजन 1 और रीजन 2। मेरे कर्सर को देखते रहें गौर से ताकि प्रॉपरली जिस पॉइंट पे डिस्कशन हो रही है उसकी समझ आ सके। ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर है। एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों रीजन की बाउंड्री है, रीजन 1 और 2 की, तो बाउंड्री पे तो ऑफकोर्स जो है दोनों वेव फंक्शंस जो हैं वो एक जैसे होंगे। सो साई 1 ऑफ एक्स और साई 2 ऑफ एक्स की वैल्यू जो है एक्स इज इक्वल टू 0 पे सेम होगी। तो ये हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन है, साई 1 ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साई 2 ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, मॉड वैल्यू इनकी लेनी है। तो अगर वेव फंक्शन इक्वल हैं तो उनके डेरिवेटिव भी इस पॉइंट पे जो है वो सेम होंगे। तो ये आपको एक और इक्वेशन दे देगी, डी साई 1 ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डी साई 2 ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी बाउंड्री कंडीशन है, राइट। थर्ड बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हम जो पीरियडिकली इक्विवेलेंट पॉइंट हैं उनको चेक करेंगे। तो पीरियडिकली इक्विवेलेंट पॉइंट यहाँ पे माइनस बी और ए है, माइनस बी और ये ए, ये पीरियडिकली इक्वल है क्योंकि यहाँ से बैरियर जो है वो स्टार्ट होता है ए से भी और बी से भी। तो ये पीरियडिकली इक्वलेंट है माइनस बी और ए। तो माइनस और बी और ए को एक जैसा पॉइंट कंसीडर करके इन पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की जा सकती है। क्या बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की है? तो पहली बाउंड्री कंडीशन साई 1 ऑफ एक्स, ये एक्स इज इक्वल टू ए है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू साई 2 ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, राइट। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन होगी कि अगर वेव फंक्शंस इन पॉइंट्स पर इक्वल हैं तो उनके डेरिवेटिव्स भी इन पॉइंट पर इक्वल होंगे। तो अगर इनके डेरिवेटिव्स भी इक्वल होंगे तो फोर्थ बाउंड्री कंडीशन आपके पास ये बनेगी, डी साई 1 बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू डी साई 2 बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, राइट। बस एक चीज को ध्यान में रखना है, ये पॉइंट जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है, दैट विल बी एक्स इज इक्वल टू ए। अब ये हमने इनको बाउंड्री कंडीशन में तो डायरेक्ट इक्वल लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ब्लॉक थ्योरम पीरियडिकली रिलेट करता है कि दो डिफरेंट पॉइंट पे अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं वेव फंक्शन को तो उनको किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि आपको पता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी और एक्स इज इक्वल टू ए, ये पीरियडिकली इक्विवेलेंट है और ये जो हमारी पोटेंशियल है इसका पीरियड ए प्लस बी के बराबर है। तो ये ब्लॉक थ्योरम था, साई के एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू साई के ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल आयोटा के एन। ये ब्लॉक की कंडीशन आपके जहन में होगी, वही मैंने लिखी है, साई के एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू साई के ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल आयोटा के एन ए, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये नई पोजीशन है। सो इनिशियल और नई पोजीशन को आपस में ये कंडीशन रिलेट करती है। देखिए ये राइट हैंड साइड पे ये इनिशियल पोजीशन है साई के एट एक्स और ये साई के एट एक्स इज इक्वल टू एन ए। अब यहाँ पे एन ए बुनियादी तौर पे पीरियड को शो करता है, ठीक। हमारे केस में पीरियड है ए प्लस बी, जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि पोटेंशियल का जो साइकिल है वो ए प्लस बी के बाद जो है वो रिपीट होता है। तो हमारे केस में एन ए को हम सी से या ए प्लस बी से रिप्लेस कर देंगे। तो हम लिखेंगे साई के एट एक्स प्लस ए प्लस बी, ये एन ए जहाँ पे था वहाँ पे हमने ए प्लस बी लिख दिया, इज इक्वल टू साई के ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए प्लस बी। जहाँ पे एन ए था वहाँ पे आपने इस साइड पे भी ए प्लस बी लिख दिया, ठीक है। तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन और ये उसकी फाइनल पोजीशन, राइट। सो हाँ, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, साई के ऑफ एक्स
इज इक्वल टू साई के ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए प्लस बी। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को जो है आपने दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया, सो ये इसके साथ जो है वो आ गई। सो साई के ऑफ एक्स की वैल्यू ये वाला जो था ये आपने निकाली, साई के ऑफ एक्स की वैल्यू साई के एट एक्स प्लस ए प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए प्लस बी के बराबर है। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं साई टू एट माइनस बी, ठीक है, ये आपकी फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू साई वन एट पोजीशन ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए प्लस बी। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। क्योंकि आपने डिवाइड किया था तो इसलिए वो नेगेटिव साइन के साथ आपके पास मौजूद है। सो दिस इज इक्वलेंट टू साई के एक्स प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो आप इस पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट ए पर आ जाते हैं। ठीक है, सो साई टू एट माइनस बी इज इक्वल टू साई वन एट ए, और साथ ये पीरियाडिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए प्लस बी। सो ये बुनियादी तौर पे इंटरप्रेट हुई है ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लॉग थ्योरम के अकॉर्डिंग वेव फंक्शंस को रिलेट कर दिया, ये इक्वेशन बन गई। और अब बात आती है डेरिवेटिव की, तो इसी इक्वेशन का आप डेरिवेटिव भी ले लें एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी डी साई टू बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू डी साई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के प्लस बी। सो यहीं से आपके पास ये इक्वेशन दिया जाएगी। सो ये आपकी रियल बाउंड्री कंडीशंस हैं एक्चुअली, जिनको हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। तो ये चार बाउंड्री कंडीशन जो हैं इन्हीं को फर्दर एलेबोरेट करना है एज ये वैल्यूज आपके पास आई वन और आई टू की जो मौजूद है इक्वेशन 3 और 4 में। इन इक्वेशंस को आपने इस्तेमाल करना है, इन पीरियाडिक बाउंड्री कंडीशंस को सॉल्व करना है। दो आपके पास ये हैं, ठीक है, और दो ये हैं, या आप कह सकते हैं कि ये आपके पास अदर टू बाउंड्री कंडीशंस हैं। सो बारी बारी इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो ये आपके पास आई वन है, ए एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अल्फा एक्स, और साई टू आपके पास था सी एक्सपोनेंशियल बीटा एक्स प्लस डी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स। पहली बाउंड्री कंडीशन थी आपके पास साई वन ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू साई टू ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो साई वन में भी और साई टू में भी एक्स को जीरो पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल टू जीरो। फॉर रेफरेंस मैंने इसको जो है ये रोमन में इक्वेशन वन का नाम दिया है। अगर ये इक्वेशन ठीक है तो फिर इसका डेरिवेटिव का पे भी यही कंडीशन अप्लाई की जा सकती है। बाउंड्री कंडीशन तो आप लिख सकते हैं डी साई वन बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू डी साई टू बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये जो दोनों इक्वेशंस आपके पास लिखी हुई हैं साई वन और साई टू, दोनों के डेरिवेटिव लेने हैं और एक्स को जीरो पुट करना है। सो ये दोनों के डेरिवेटिव लिए और जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ जीरो पुट कर दिया। ठीक है, सो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके बनी आयोटा अल्फा ए माइनस आयोटा अल्फा बी इज इक्वल टू बीटा सी माइनस बीटा डी, या आपने उसको रीअरेंज कर लिया है लेफ्ट साइड पे आयोटा अल्फा ए माइनस आयोटा अल्फा बी माइनस बीटा सी प्लस बीटा डी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशन से सेकंड इक्वेशन जो है वो आई है आपके पास, जिसके जरिए आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड बाउंड्री कंडीशन पे। थर्ड बाउंड्री कंडीशन थी आपकी साई टू एट माइनस बी इज इक्वल टू साई वन एट ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए प्लस बी। ठीक है, ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। सो लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है, साइड टू के अंदर जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे माइनस बी पुट कर देना। ये बन जाएगा सी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा बी, और ये बन जाएगा डी एक्सपोनेंशियल बीटा। और जो राइट हैंड साइड है इसमें ये पीरियाडिक फंक्शन तो एज इट इज रह जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के प्लस बी, और यहाँ आपने साई वन की वैल्यू पुट कर दी और एक्स को ए से रिप्लेस कर दिया। या आपने साई वन ऑफ ए करना था तो जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ वहाँ पे आपने ए कर दिया, ए एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा ए प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अल्फा।
अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें और सब जितनी भी टर्म्स बनती हैं उनको आप ट्रांसफ़र कर लें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपके पास ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, जो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपने किया ये है कि बेस इज इक्वल हो तो पावर जेड हो जाती है, तो ये एक्सपोनेंशियल में जो पावर्स थी, these पावर्स, ये जो एक्सपोनेंशियल में थी, जब इनको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की बेस जो है वो ई है, तो ये पावर्स सारी इकट्ठी हो जाएंगी। तो पावर्स सारी इकट्ठी होंगी तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस आयोटा, ये बल्कि यहाँ पे देखें प्रीवियस इक्वेशन में ये एज इट इज फर्स्ट पार्ट आ गया प्लस ये सेकंड पार्ट आ गया। इसी तरह इधर भी अगर आप देखें तो जो कि उसके साथ पावर में पहले से माइनस है, माइनस आयोटा के ए प्लस बी, और ये आ गया माइनस आयोटा अल्फा ए। सो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। इसी तरह फोर्थ बाउंड्री कंडीशन भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये बाउंड्री कंडीशन ट्रू है तो फिर डेरिवेटिव के साथ ये इक्वेशन भी ट्रू होगी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, और ये एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो बिल्कुल अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। लेफ्ट साइड पे जो आपके पास साइड 2 है उसमें आपने एक्स इज इक्वल टू माइनस बी पुट किया है, और जो राइट साइड पे आपके पास साई 1 का डेरिवेटिव है उसमें ये डेरिवेटिव लिया, जिसकी वजह से ये आयोटा अल्फा आ गया दोनों के अंदर, ठीक है, पावर के डेरिवेटिव से, और एक्स को आपने दोबारा एक बराबर पुट कर दिया। उसी तरह आपने पावर्स की बेसिस जिनकी इक्वल थी उन पावर्स को इकट्ठा किया, रीअरेंज किया, तो आपके पास ये इक्वेशन 4 बनी। तो ये इसकी थोड़ी सी मैनुअल कैलकुलेशन थी जो आपके सामने मौजूद है। अब इस सारे काम को समराइज कर सकते हैं आप यहाँ पे कि ये 4 बाउंड्री कंडीशंस आपने अप्लाई की हैं, ये 2 डायरेक्ट हैं और ये 2 पीरियडिकली इक्विवेलेंट पॉइंट हैं। ये 0 पे हैं क्योंकि 0 कॉमन है दोनों रीजन्स के बीच में, और ये माइनस बी और ए पर हैं क्योंकि वो पीरियडिकली इक्विवेलेंट है, और ये आपने ब्लॉक थ्योरम यूज करके जो है वो सॉल्व की है बाउंड्री कंडीशन। उससे आपके पास ये 4 इक्वेशंस बनी हैं, ठीक है, जिनको हमने पीछे मैनुअली और ज़्यादा बेहतर तरीके से एलेबोरेट किया है, और उसी एलेबोरेशन से आगे चल के हम जो है वो एक डिटर्मिनेंट बिल्ड करेंगे। सो इन ऑर्डर फॉर देयर टू बी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन टू फॉर, असल में आपके पास जितने अननोन वेरिएबल्स होते हैं अगर आप उनको फाइंड आउट करना चाहें तो उतनी ही आपको जो है वो इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। So for above 4 equation A, B, C, D, the determinant of their coefficient must be Viनिश। अगर आप चाहते हैं कि इनसे इनका सोल्यूशन निकल सकता है तो इनके डिटर्मिनेंट को विनिश होना चाहिए, 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो इससे आपके पास ये जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये एक केस बनेगा। देखें फॉर एग्जांपल ये पहला केस है, इसमें है 1 1 माइनस 1 1। ये कहाँ से आया है, तो इसके लिए मैं आपको फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन के रिजल्ट पे ले जाता हूँ। ये आपके पास था a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। सो a का कोफिशिएंट 1 है, b का कोफिशिएंट 1 है, c का -1 है और d का -1 है। तो आपके पास टेबल में ये पहला है 1 1 -1 -1। इसी तरह सेकंड केस अगर आप देखें, सेकंड रो अगर आप देखें, आयोटा अल्फा माइनस आयोटा अल्फा माइनस बीटा बीटा। तो आप सेकंड बाउंड्री कंडीशन के रिजल्ट पे जाएं तो ये देखें a का कोफिशिएंट है आयोटा अल्फा, b का कोफिशिएंट है माइनस आयोटा अल्फा, c का कोफिशिएंट क्या है माइनस बीटा, और d का कोफिशिएंट है बीटा। सो यही आपने एज इट इज जो है वो यहाँ पे राइट अप किया है। तो ये सेकंड रो हो गई। थर्ड बाउंड्री कंडीशन से आपके पास ये थर्ड रो आ जाएगी, और फोर्थ बाउंड्री कंडीशन से ये आपके पास फोर्थ रो आ जाएगी, जैसे कि आप फोर्थ बाउंड्री कंडीशन का सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, a का कोफिशिएंट है माइनस आयोटा अल्फा एक्सपोनेंशियल दिस। अब देखेंगे हमने ये लिखा माइनस आयोटा अल्फा एक्सपोनेंशियल दिस, ठीक है। इसी तरह इसको अगर आप देखेंगे तो b का कोफिशिएंट होगा प्लस आयोटा अल्फा एक्सपोनेंशियल दिस, तो उसी को हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है, राइट। सो इसी तरह ये आपके पास c का कोफिशिएंट हो जाएगा और ये d का कोफिशिएंट, ठीक है। सो अगर ए बी सी डी का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इनके कोफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट शुड बी इक्वल टू 0। इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके हमने ये कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बनाया है दैट शुड बी 0। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है बट इट कैन बी सॉल्व। तो इट गिव्स यू दिस इक्वेशन cos k a plus b is equal to बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ओवर 2 अल्फा बीटा।
साइन अल्फा है साइन हाइपरबोलिक बीटा बी प्लस कॉस अल्फा है कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी। इसकी हम डिटेल कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे, इससे डायरेक्ट ये रिजल्ट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो इसकी फिजिक्स पे होगा रादर देन इसके मैथमेटिकल पार्ट पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करें। सो अल्टीमेटली इस पॉइंट पे, इस इक्वेशन पे हम अपनी आज की डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। कल यहीं से जो है वो दोबारा शुरू करेंगे और देखेंगे कि इस इक्वेशन से हमें क्या फ्रूटफुल सूटेबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जिनसे हमें पता चले हैं कि वाकई ही बैंड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं और उसकी वजह पीरियाडिक पोटेंशियल है। ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।